हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस गो। फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मित्रों। आप जानते हैं कि प्रतिदिन 10th क्लास का क्लास 9 बजे करवाते हैं रात को, तो फिर से हम क्लास स्टार्ट करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप क्लास को करना ना भूलेंगे, प्रतिदिन क्लास को करिए। अगर आप धैर्य के साथ अगर प्रतिदिन अगर क्लास को करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है ना बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। और प्रतिदिन अगर जो व्यक्ति क्लास को करता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं क्लास में, ठीक है ना। और आप धीरे धीरे ना तैयार करते रहिए, ठीक है। समझिए कि एक चैप्टर अगर 3-4 वीडियो अगर करवा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कितनी सारा क्लासेज, कितनी सारी क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। तो आज जो क्लासेज होगी इससे संबंधित होगी, है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन होगी दिया गया है उसका होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव बोल रहे हैं, है ना, एक सब्जेक्टिव भी है। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए, अगर सब्जेक्टिव भी चाहिए आपको सब्जेक्टिव मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है। तो जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है मित्रों। अब तो आप लोग जवाब दे ही सकते हैं, क्योंकि कुछ एक क्लास का हल भी हो चुकी थी, ठीक है ना। तो जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है। एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है। तो जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है, तो ये हो जाएगा आपको यूरोप में, ठीक है ना। यूरोप में जर्मनी और इटली कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई थी। आप जल्दी से आंसर कमेंट करें कि राष्ट्रवाद की भावना का अवधारणा तो है ना किस घटना से हुई थी। ये कोई घटना कह रहा ना, घटना तो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना। पिछला बार क्या था क्वेश्चन, हालांकि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई, कोई घटना पूछ रहा है। अगर घटना पूछ रहा है इसका मतलब क्या हुआ। हालांकि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म तो हालांकि पुनर्जागरण से हुआ है, लेकिन राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से, कोई घटना बोल रहा है। तो क्रांति तो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, तो इसलिए सी ऑप्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से, अगर बोलता है किस काल से हुआ है तो पुनर्जागरण काल से, है ना। अगर बोलते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस काल से हुआ है तो पुनर्जागरण के काल से। और अगर बोलेंगे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई है तो फ्रांस की क्रांति से। तो दूसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, बड़ा कर देते हैं ना, अब दिखाई दे रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है, बताइए। मेजनी का संबंध किस संगठन से, बताइए। देखिए, जापान के संसद का नाम तो डायरेक्ट आप जानबे करते हैं, है ना। तो आप बताइएगा मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बन देश से। मेजनी का संबंध किससे है, कार्बन देश से। आप बताइए यंग इटली का स्थापना मेजनी ने कब किया था, 1831 ईस्वी। और यंग यूरोप की स्थापना कब किया था, 1834 ईस्वी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए। मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की। मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की, तो देखिए अभी हमने तुरंत बताया, यंग यूरोप, है ना। इस तरह से याद रखिए, क्वेश्चन भी आई है 2013 में भी आया है और 2019 में भी। अगला क्वेश्चन, कल जो हम क्वेश्चन करवाए थे उसमें आपका एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन भी था, और जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी था। और मैं क्या बताऊं कि हाँ इतना था, है ना, और एक सब्जेक्टिव भी था। आज जो है आज की क्लास में वो जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया वो भी है, और उसके अलावा भी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो पूछ भी सकती है। तो अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। तभी मैंने तुरंत बतलाया था यार कि यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। किसने किया था मित्रों, मेजनी ने किया था। तो मेजनी कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। तो यंग यूरोप नामक संस्था के गठन किसने किया था, मेजनी ने किया था। इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था, बताइए। इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था, कौन था इटली एवं जर्मनी की। तो इटली और जर्मनी के भाई एकीकरण में जो विरोध करता था वो कौन था, ऑस्ट्रिया था। छठा का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 7वां नंबर, छठा हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन, जुलाई 1830 के फ्रांस की क्रांति के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी गई थी। तो जुलाई 1830 के फ्रांस क्रांति के बाद किस वंश की गद्दी सौंपी गई, बताइए। जब 1830 की क्रांति हुई थी, जुलाई 1830 की क्रांति थी, किससे गद्दी सौंपी गई थी, अब जल्दी से बताइएगा।
है ना, जो पॉलीगेनिक था, है ना, चार्ल्स दसम, जिसने प्रधानमंत्री पॉलीगेनिक को बनाया था। तो उस समय जनता ने जो विद्रोह किया था, जिसकी वजह से, है ना, गौरव वंश समाप्त हुआ था। किस वंश की गद्दी सौंपी गई? उसके बाद आर्लियंस वंश आया था, ठीक है ना। कौन सा वंश आया था? आर्लियंस वंश आया था। तो 7वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला देखिए, तो जालिबेरियन किसकी संस्था है मित्रों? जालिबेरियन किसकी संस्था है? तो जालिबेरियन जो है ना, किनकी है? आपको तो ये सब तो बहुत ही सिंपल बात है याद करना, है ना। आप जल्दी से आंसर कमेंट करें। एक भाई एक और करवाई गई है तो आप लोग तो बता ही सकते हैं, है ना। जालिबेरियन किसकी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था, है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? बताइए, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया, है ना। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो ही गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, नेपोलियन थर्ड ने किया, बिस्मार्क ने किया। तो जो जर्मन राज्य का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 9वां का बी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन तो आपको बहुत ही सिंपल सी जवाब है ना, सिंपल सी है क्वेश्चन। 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस सम्मेलन, है ना। प्रेव ने सम्मेलन किया था। प्रेव का मतलब क्या होता है? पी से होता है प्रसा, आर से रूस होता है, ए से होता है क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिया, बी से बोलते हैं ब्रिटेन, है ना। इन्होंने 4 देशों ने मिल करके ये सब साजिश रची थी नेपोलियन को मारने के लिए। अंततः 1815 में ही वाटरलू के युद्ध में मार भी दिया था नेपोलियन को इन 4 देशों ने मिलकर। नेपोलियन संहिता कोड किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता कोड ना 1804 में लागू कर दिया था नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? 1840। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत खूब, है ना। आप लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर कमेंट कीजिए। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था बताइए। आप क्वेश्चन नंबर दे करके अब जो है से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था बताइए। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता, वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता किया था, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक, उसने किया था, है ना। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया था? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ठीक है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। तो 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मेटर। 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक बताइए तो कौन था मेटरनिक? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रसा का चांसलर था, या फ्रांस का चांसलर था, या रूस का था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अभी जस्ट हमने बताया था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 14वां नंबर देखिए, 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी में जो एड्रियानोपल की संधि हुई थी ना मित्रों, किस देश के साथ हुई थी? तो एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ हुआ था। ये सब क्वेश्चन तो आपको हो गई है ना, करवा दिए हैं। 15 नंबर, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था बताइए। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था क्या बताइए जल्दी से। गणतंत्र की स्थापना करना क्या था? नेपोलियन व्यवस्था लाना था क्या? पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना था ना। ये चाहता था कि वही पुरातन व्यवस्था जो है ना लागू हो, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 16 नंबर, कोसूथ एवं फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के था? कोसूथ एवं फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी, ये तो जब एनसीईआरटी सोल्यूशन करवा रहे थे तो इसमें हमने आपको बतलाया था कि किस देश के था, है ना। तो हंगरी का था, ठीक है ना। हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था कोसूथ एवं फ्रांसीसी डिक। 16 का बी ऑप्शन। 17वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये तो कल भी करवाए थे ना। हंगरी की राजधानी कहाँ है बताइए जल्दी से। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। महान कवि लॉर्ड बायरन कहाँ के रहने वाले थे? महान कवि लॉर्ड बायरन कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, फ्रांस के। तो महान कवि जो लॉर्ड बायरन थे ना, और जल्दी से आप आंसर कमेंट है ना, क्वेश्चन नंबर दे करके ना आप आंसर कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। महान कवि जो लॉर्ड बायरन है ना, कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के।
अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बताइए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। मतलब किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है? तो मेटरनिक ने कहा था। 19 का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कार्लसवाद का कानून किसने लाया था? कार्लसवाद का कानून किसने लाया था, जल्दी से बताइएगा। तो जो कार्लसवाद का कानून था ना, मेटरनिक ने लाया था। ठीक है ना, 20वां का बी ऑप्शन। 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, यूरोपीय सभ्यता का पढ़ना किसको कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पढ़ना किसको कहा जाता है मित्रों? तो यूनान को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या स्पीड सही है या फिर और धीमा करें, है ना, आप बोलिए। हालांकि क्लास करवा दी इसलिए स्पीड चल रही है। सेडवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताइए, तो जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। सेडवा युद्ध, अब जानते हैं कि सेडवा युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था, और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो सेडोवा युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। और सेडोन के युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। ये हुआ था सेडोन के, और ये हुआ था सेडोवा का युद्ध। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। 23वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, क्या हो सकता है? 23वां नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। काउंट कवर की मृत्यु कब हुई थी बताइए? काउंट कवर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में, 1962 में, 1872 में, 1840 में। तो काउंट कवर की जो मृत्यु हुई थी ना मित्रों, वो 1862 ईस्वी में हुई थी। मतलब 23 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, काउंट कवर की मृत्यु। इसने इटली के कारण बहुत बड़ा योगदान दिया। इटली के कारण में कूटनीति के रूप में जाना जाता है। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था बताइए? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था मित्रों? नाविक था, है ना। गेरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने लिखी थी, है ना। बहुत ही त्याग वाला आदमी था गेरिबाल्डी। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की? वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया? देखो, वियना कांग्रेस जब हुआ ना, तो उसके बाद फिर बुर्बो वंश की स्थापना किया गया, है ना। पुरातन व्यवस्था ही लागू करना चाह रहा था, है ना। 26वां नंबर क्वेश्चन, लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? लुई फिलिप किसको नियुक्त करेगा? गीजो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, लंबकलोल था। 26 का ये ऑप्शन। 27वां का, फिर तब 1848 की क्रांति हुई थी। 1832 में स्वतंत्रता यूनियन का राजा कौन था? 1832 में स्वतंत्र यूनियन का राजा कौन था? मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। सर कमेंट कीजिए। 37 का ये ऑप्शन सही जवाब है। ऑटो है ना, ऑटो। ठीक है, 27 की ऑप्शन। 28 नंबर, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया गया? वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया गया? तो वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसको किया गया था भाई? अरे वाह, क्या जवाब है। अब जल्दी से दीजिए, इसमें है आंसर। ठीक है ना, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया गया था? लुई XVIII को किया गया था। सुना क्या हो? ठीक है, 28 का डी ऑप्शन। 29वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? तो वर्ष 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? ये जल्दी से एमेंट करे कि कमेंट करे, जल्दी से बताइए। काउंट काबूर, है ना। संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? काउंट काबूर ने दिया था। 29 के ऑप्शन। 30वां नंबर क्वेश्चन का जवाब है, रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया? बताइए, रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया? हिटलर ने किया। तो इसका भी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। 31 नंबर, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? तो बताइए, मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी या बिस्मार्क ने किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था भाई जी? बताइए। ये तो किया था आपका गेरिबाल्डी ने। और केवल लाल सेना रहेगा ना तो टोटोस्की किया था। दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। और चेका लेनिन ने। 32वां नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था? बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बने? अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आखिर कब बनाया गया? तो जल्दी से आंसर कमेंट करेगा, अगर आपको याद है ना, जल्दी से बताइएगा। तो बिस्मार्क पर्सा का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था ना 1864 ईस्वी में। ठीक है ना, 33वां का सी ऑप्शन। 33वां नंबर, किस संधि के द्वारा जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि के द्वारा जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ? प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि या डेनमार्क की संधि? तो जर्मनी और इटली का जो एकीकरण पूरा हुआ, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको तो नजर आ रहा होगा ना सर। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में जो हुआ था,
है, 1871 में हुआ था। 34वां नंबर क्वेश्चन, एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना था? मतलब एकीकरण जब हुआ तो उसके बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना था? तो सिंपल सी जवाब है, आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। किसके शासनकाल में चल रही थी? विलियम वन के शासनकाल में एकीकरण हो रहा था। कौन कर रहा था? बिस्मार्क की वजह से हो रही। तो विलियम वन शासक बनेगा और क्या जर्मनी के सम्राट कौन बना? कार्बोंडी का संबंध किससे? मतलब कार्बोंडी का संबंध किससे? मेजनी से, काबुल से, गरिबाल्डी से, बिस्मार्क पे। तो कार्बोंडी का संबंध जो है मेजनी से। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? मतलब जर्मनी के, इंग्लैंड के, यूनान के, भारत के। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी, इंग्लैंड, यूनान, भारत। तो भाई यूनान के है, बहुत सिंपल जवाब है। हिदरिया फैलाई की एक संस्था थी, क्या थी? मतलब अरे यार क्या बात है, आप हिस्ट्री किताब में मिल जाएगा, है ना। हिदरिया फैलाई के मतलब किस तरह की संस्था थी बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक तरह के ना राष्ट्रवादी था संस्था, एक तरह की ऐसी संस्था थी, राष्ट्रवादी संस्था थी। टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर थे, है ना। जबकि टीपू सुल्तान के जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, मैसूर में। स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति किसने लागू किया था? स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति किसने लागू किया था? आप जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। किसने लागू किया? लुई फिलिप ने लागू किया था, लुई फिलिप, है ना, जो कि आयरलैंड वंश के थे। स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति किसने लागू किया? लुई फिलिप ने। ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर। 1870 में फ्रांस वर्षा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? और 2015 में भी क्वेश्चन पूछा है। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ। तो मतलब ये ऑप्शन, सेडोवा का कब हुआ था? 1866 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में। पर्सा कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। भारत में जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की? भारत में जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। इसका जवाब दीजिए। आता है तो देखिए, अगर क्वेश्चन का उत्तर अगर आता है तो बहुत आसान है, और अगर आता नहीं है तो फिर बहुत सारे। तो जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है ना। 43 का भी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मतलब जो है ना। अब 42वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के, आखिर यूनान के जो स्वतंत्र मन दिलाने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे अलेक्जेंडर चिप्सलांटी, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है ना दिया जा रहा है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? क्वेश्चन कल भी करवाए थे, 2019 का एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। जर्मनी के संसद जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? जर्मनी के संसद प्रतिनिधि सभा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, संसद, डायट, कांग्रेस। जर्मनी के संसद प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, डायट कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो जो जर्मनी की संसद है ना प्रतिनिधि सभा, उसको कहते हैं डायट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान। भारत के तो संसद को भाई संसद कहते हैं, है ना। और इंग्लैंड के संसद तो भाई पार्लियामेंट है ही। ठीक है। और अमेरिका का संसद जो होता है ना उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है ना। और चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था ना 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1875। देखिए 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, कैसे में पूछा है, तो इसका आंसर में बहुत फटाफट आंसर दीजिए। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था ना 1831 में, तो कितनी अच्छी है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। आप मन में ना इसको याद करते जाइए, प्लीज ना रिकॉल करते जाइए। अगर आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा ना, बकलोल कमेंट करिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कमेंट में बात करने से थोड़ी ना कोई काम होने वाला है। ठीक है ना। कमेंट में बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? बताइए, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? सार्डिनिया, बर्लिन, प्रसा, पिडमाउंट। बताइए, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? सार्डिनिया, बर्लिन, प्रसा, पिडमाउंट। बताइए, तो जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? मतलब पर्सा के नेतृत्व में हुआ था। ब्रूसेल्स सेफ्ट किसकी राष्ट्रवादी सभा है ना। ब्रूसेल्स सेफ्ट बताइए किसकी राष्ट्रवादी सभा है? जल्दी से आंसर कमेंट करें, किसकी राष्ट्रवादी सभा? तो जो ब्रूसेल्स सेफ्ट जो होता है ना, ब्रूसेल्स सेफ्ट जो है ना, यह है शिक्षक छात्र का राष्ट्रवादी सभा। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे 48 नंबर क्वेश्चन, काउंटर नहीं ना, काउंट काबूर
अच्छा, काउंटर कानून को विक्टर एमेनुअल ने किस पद, अच्छा काउंट कावर को, काउंटर कानून नहीं, काउंट कावर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्वेश्चन पूछा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 48 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49 नंबर क्वेश्चन, गैरिबाल्डी का जीवनी किस भारतीय ने लिखा? अभी हमने पिछले ही कुछ समय पहले मतलब चर्चा किया था, इसी वीडियो में चर्चा किया था, कल भी मैंने इस बात को चर्चा किया था, है ना। तो मैं इसका चर्चा करता रहता हूँ, आपको को ना केवल याद करने की जरूरत है। तो बताइए गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। 50 नंबर क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्र का वृक्ष किसने लगाया था? तो देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम बनाई थी और उसी ने ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो 50वां का ऑप्शन सही जवाब है, टीपू सुल्तान। 51 नंबर क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? मतलब क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1904 से 5 में हुआ था, 1853 से 54 में हुआ था, 1856 से 63 में हुआ था, 1872 में हुआ था। आपको तो पता ही होगा, 1853 से 54 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध हुआ था। 51 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इटली के करण का मसीहा किसे कहा जाता है? मतलब इटली के करण का मसीहा किसको कहा जाता है? तो इटली के करण बताओ तो किसने किया था? हालांकि मसीहा हम बोल सकते हैं, मेजनी को कहा जाता है। इटली के करण की जो मसीहा है ना, मेजनी को कह सकते हैं, ठीक है। शुरुआती दौर में मैंने प्रयास किया। 53 जर्मनी की करण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? भाई जर्मनी की करण अकेले ही एक बंदा ने पूरा कर दिया, जिस बंदा का नाम था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बिस्मार्क कौन था भाई जी? तो बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतकार, कूटनीतिज्ञ था। और बताइए संगीतज्ञ कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? मतलब ये 2021 के एग्जाम में पूछा है। बिस्मार्क, मेजनी, कावर, गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है भाई? बिस्मार्क का संबंध नहीं है ना, ये ऑप्शन सही जवाब है। इटली के एकीकरण में ये सब तो योगदान दिए ही थे। 55 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? बताइए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कितना अच्छे क्वेश्चन है ना यार, क्या बात करते हो। इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था। एक क्वेश्चन लगता है ना मुझे कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सी ऑप्शन होना चाहिए नेक्स्ट। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये भी तो शायद रिपीट हुई है ना क्वेश्चन से, तो सर वही तो मैं अंदाज लगा रही, इतना सारा क्वेश्चन बना दिया है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इटली एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? देखो फिर क्वेश्चन रिपीट है, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 58 का 59 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना हुआ था? तो देखिए 1830 की क्रांति हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ? आर्लेंस वंश होगा अगर वंश की बात किया जाए, नहीं तो फिर संवैधानिक राजतंत्र कर सकते हैं, ठीक है ना। 59 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इससे बात आपको पढ़ाएगी संवैधानिक राजतंत्र। 60 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? काउंट कावर था, बिस्मार्क था, गैरिबाल्डी, मेजनी? आप कमेंट कीजिए तो आंसर। मैं इसलिए फास्ट में करवा दे रहा हूँ क्योंकि कल भी क्वेश्चन करवाए ही थे और ज्यादा टाइम अगर जाएगी तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था। इतना में ना आप क्वेश्चन टाइप फटाफट कर दीजिए, आपको ना स्पीड बढ़ा रहा हूँ, है ना। आप स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मैं आपका स्पीड, गति सब चीज बढ़ा दूंगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताइए। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको तो आ रहा होगा। 61 के ऑप्शन 5 कीजिए जल्दी, फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना। 62 नंबर, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लुई 18वां ने कि नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम में एकीकरण कब हुआ? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है तीसरा चैप्टर का, ये लगभग 1975 में हो गया था, है ना। 64 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न से किसने योगदान दिया था? बताओ। तो इटली एकीकरण में निम्न से किसका योगदान था? गैरिबाल्डी का योगदान था, मेजनी का योगदान था, काउंट कावर का, सबका योगदान था। 64 का डी।
65। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत की वायसराय कौन थी? तो 4th चैप्टर में पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के ना वायसराय थे लॉर्ड इरविन थी। तब जाकर के 1931 ईस्वी में है ना लॉर्ड इरविन पैक्ट होता है ना, गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली समझौता कहा जाता है 1931 ईस्वी में 5 मार्च को। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था भाई जी? वियतनाम का एकीकरण देखो बतिया एक है नहीं यार 1975 में। तो इस तरह से भाई 66 क्वेश्चन था। और अगर मैं जहां तक बात करूं मेजनी कौन था, यह है आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेजनी कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 अब देख सकते हैं मित्रों, क्वेश्चन जो है मेजनी कौन था भाई, मेजनी के बारे में बतलानी है आपको। बतलाइए छोटा सा क्वेश्चन है। मेजनी इटली की एक साहित्यकार था। क्या था? एक साहित्यकार था जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक था और योग्य सेनापति था। वह चाहता था कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो, वहां लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो। एक इटली क्या था? साहित्यकार था और एक योग्य सेनापति था। ठीक है ना, बहुत ही योग्य, जिसके अंदर गुण होना चाहिए। इनमें व्यवहारिक गुण का कमी थी, है व्यवहारिक गुण कम था लेकिन आदर्शवादी गुण जो ना था बहुत ज्यादा था। इनमें क्या था? व्यवहारिक गुण कम था, आदर्शवादी गुण क्या था? अधिक था। और इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना, इटली के एकीकरण में जो है ना मेजनी का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और योग्य सेनापति थे। इनमें व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण अधिक था। इटली एकीकरण में मेजनी का योगदान, मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना, तो इस तरह से आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गई। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे और भी क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्लास आप कल कीजिएगा, क्लास 3। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आपको ना दिमाग में फिक्स कर देना है। जैसे निंदवाल में कैसे पूछता है केवल मैंने क्या होता है बाबू, तो सेव होता है। उसी प्रकार से निंदवाल में अगर कोई पूछे तो आपको बता देना है। मैंने इतना बार रिपीट में क्वेश्चन करवाऊंगा और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन रहेगी। आप तो देखिए लिए ना कि कल क्या था। कल हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया और उसके बाद फिर हमने जो बिहार बोर्ड में पूछा था वो था। तो जब इतना क्वेश्चन करवाया था, आज की क्लास आप कर होंगे तो आप नहीं बना पाए होंगे, बहुत अच्छी तरह से बना पाए होंगे। और कितने लोग धैर्य नहीं लगते हैं और कहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट करवा रहे हैं सर। तो भाई रिपीट तो होती है ना, आप जितने ज्यादा रिपीट होगी ना क्वेश्चन उतना ही हमेशा के लिए याद हो जाएगी क्वेश्चन। ठीक है ना, इसलिए क्लास आप रेगुलर देखिए। ठीक है, तो अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग बढ़िया से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़िए लिखिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, शिक्षा से आप कुछ ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मे ऑल योर विशेष कम ट्रू, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।